Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 latest paper part 4. So आज के लेक्चर में हम पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं. ओके इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट थ्री तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अब ये हमारा पार्ट 4 है. जिसने नहीं देखा है वो जाके देखें. ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये लेटेस्ट पेपर है. आप अभी से एनालिसिस करेंगे इन सारे पेपर्स पे वन बाय वन, तो जाके पेपर के टाइम पे आपको बहुत इजी लगेगा पेपर. ओके सो हम जो भी प्रीवियस वाले पेपर लेके आ रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है और देखना है. ओके जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सके. सो वो जाके लेक्चर भी आप देख सकते हैं. और आज हम इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. सो हमारा 16वां क्वेश्चंस क्या है इसमें. 16वां क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द करेक्ट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है तो एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम किस तरह से इम्पैक्ट होता है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शंस में दिया है कि द इम्यून सिस्टम इज वीकन बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑन द फेस ऑफ द स्ट्रेस. कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है स्ट्रेस में. दूसरा इन्होंने दिया है इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर ड्यूरिंग न्यूट्रलाइज द इम्यून फंक्शनिंग ऑफ WBC. देन तीसरा दिया है इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH इन ब्लड डिस्ट्रॉय द T सेल्स. कि ACTH तो इंक्रीज होता है और T सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है. देन फोर्थ है इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द T सेल्स. सो फोर्थ है कि इन कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं और T सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो इसका सही आंसर होता है, गैस कीजिए आप लोग भी, इसका सही आंसर है फोर्थ. कि जो इंक्रीज हमारा जो कॉर्टिसोल है ये स्ट्रेसफुल हार्मोन है. सो ये इंक्रीज हो जाता है और जब ये इंक्रीज होता है तो हमारी T सेल्स की जो फंक्शनिंग है स्ट्रेस की कंडीशन में तो ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होना लगता है, वीक होने लगता है. सो इसका सही आंसर ये है. देन इसमें अगर हम दूसरा देखें ऑप्शंस, सो ACTH इन ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द T सेल्स. सो ये तो सही है बट ACTH भी रोल प्ले करता है बट ये इसकी फंक्शनिंग बता रहा है. बट यहाँ पे कॉर्टिसोल सही आंसर होगा क्योंकि ये पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है एंड WBC ऐसा कोई टर्म्स ही नहीं हमें मिला जो हमने सर्च किया. ये इन्होंने कन्फ्यूज़न के लिए डाल दिया होगा. देन इसमें क्या है कि फर्स्ट में इम्यून सिस्टम वीक द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. सिर्फ ब्लड प्रेशर से ही इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता है. ओके सो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ होता है. अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वन बाय वन. सो सबसे पहले तो स्ट्रेस होता क्या है. सो द स्ट्रेस द टर्म यूज डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू इवेंट अप्राइज एज थ्रीटिंग एंड और चैलेंजिंग. कोई भी इवेंट जो हमें थ्रीटन दे रहा है एंड चैलेंजिंग फील हो रहा है, जिससे हमें डर लग रहा है, जिससे हमें चैलेंजिंग फील हो रहा है, तब उस कंडीशन में जो भी हमारे फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस. ओके सो स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं. सो स्ट्रेस इज अवर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू एन इवेंट. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में जब हम होते हैं तो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है टू उस इवेंट में. किस कंडीशन में, कि जब कंसीडर होता है थ्रीट एंड चैलेंज. मीन सिंपल फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमें थ्रीट फील होता है, चैलेंज फील होता है किसी सिचुएशन किसी इवेंट में जाके, तब उस टाइम पे जो भी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है तो वो स्ट्रेस हो जाता है. फॉर एग्जांपल जब हम स्टेज पे जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तब जब हम फ्रेशर होते हैं तब हमें बहुत ही ज़्यादा थ्रेट और चैलेंज फील होता है. तो उसी तरह से घबराहट होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आती है, एकदम से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सी सारी चीज़ें आती है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक स्ट्रेस हो जाता है. ओके आई होप यहाँ तक ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी. देन इसके बाद देखते हैं स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है. ओके ये शॉर्ट टर्म होता है और ये होता है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाता है. ओके लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है. सो इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन एट वर्क. अगर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं
वही जो फ्रेशर है वो प्रेजेंट करने जा रहा है वर्क, तो उसे एक्यूट स्ट्रेस होगा, तो थोड़ी कम टाइम के लिए स्ट्रेस होगा। कंसर्न अबाउट द अपकमिंग सिचुएशन, कंसर्न कर रहे हैं कि अपकमिंग सिचुएशन कि एग्ज़ाम आने वाला है। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे एक्यूट स्ट्रेस में आते हैं। रीसेंट आर्ग्यूमेंट कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया फ्रेंड एंड स्पाउस से, रनिंग आ लेट ऑफ स्टक द ट्रैफिक में फंस गए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं एक्यूट स्ट्रेस, मतलब कम स्ट्रेस होता है, एक तरह से कम होता है स्ट्रेस इसमें। ओके, और क्रॉनिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि बैड रिलेशनशिप में है, स्ट्रेसफुल जॉब है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है घर का, एंड हाई क्राइम एरिया है, पुअर स्लीप हैबिट है, ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही है काफ़ी लंबे टाइम पे, तो क्रॉनिक स्ट्रेस इसमें हो जाता है। ये टाइप है स्ट्रेस की। देन इसके बाद देखें फिजियोलॉजी, ये एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग हमने डिस्कस कर लिया। अब इनकी फिजियोलॉजी पे हम अगर ध्यान दें तो एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस में ये आ जाए कि एक्यूट स्ट्रेस में जब बंदा होता है तब उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी होती है, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस आएगा। ओके, हाइपोथैलेमस की वर्किंग आएगी। देन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वे एक्टिवेट करेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंडिलन मेड्यूला को एक्टिवेट करेगी। ओके, एंडिलन मेड्यूला के बाद क्या होगा कि सीक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइन, अब सीक्रेट होंगे कैटाकोलामाइन सीक्रेट होंगे। इंक्रीज रेस्पायरेशन बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो द मसल्स एंड डायलेशन इनहेबिशन प्यूपिल डायलेशन। ये सारी चीज़ें होंगी। पहले आता था कि एक ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन बताइए, तो ये दे देते थे ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें कि आपको देखना है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो। तो हो सकता है ये आ जाए आने वाले क्वेश्चंस में कि एक्यूट स्ट्रेस और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो आपको इनमें से दे दें तो आपको इसमें से आइडेंटिफाइड करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में क्या है, हाइपोथैलेमस इसमें भी एक्टिवेट होगा। हाइपोथैलेमस से यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था, बट यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा ACTH। ओके, और ACTH जाएगा एंडिलन कॉर्टेक्स में, और फिर एंडिलन कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे कई सारे हार्मोन, जिनमें से एक क्या है, कॉर्टिसोइड्स। ओके, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इंक्रीज द स्टोर एनर्जी, रिड्यूस इन्फ्लामेंट, रिड्यूस इम्यून सिस्टम। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ओके, देन इसके बाद अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर अपने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन पे कि जो कि उन्होंने दिया है। इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर द हाइपोथैलेमस, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर द हाइपोथैलेमस सिग्नल, अब हाइपोथैलेमस सिग्नल देगी द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट द हॉर्मोन्स कॉल्ड द एंडोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ओके, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट किए रहती है ACTH को, और जैसे ही हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा जो ACTH है, ACTH है वो क्या होने लगे, ACTH है वो होने लगेगा हमारा इंक्रीज। ओके, ACTH स्टूमुलेट टू एंडिलन कॉर्टेक्स। अब ACTH स्टूमुलेट करेगी किसको, एंडिलन कॉर्टेक्स को। ओके, एंडिलन कॉर्टेक्स को क्या कर देगी, वो एंडिलन कॉर्टेक्स को कर देगी वो इंक्रीज। स्ट्रेस द कॉल द स्टोरियोटॉप्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कॉर्टिसोल, जो कि कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल्स प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट हेल्पिंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द हार्मफुल कॉज्ड बाय द स्ट्रेसर। ये कॉर्टिसोइड्स जो है वो प्रोवाइड करती है बेनिफिट, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोइड रिड्यूस इन्फ्लामेंट्री, अब कॉर्टिसोइड रिड्यूस क्या कर देंगे, इन्फ्लामेंट्री ऑफ बॉडी टिश्यूज, इन्हेंस करेंगे मसल टोन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड वेसल्स। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, देन इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट फंक्शन ऑफ T सेल विच आर क्रिटिकल ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्रोनिक स्ट्रेस कैन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ T सेल। अब जब क्रोनिक स्ट्रेस में होंगे
तो सप्रेस हो जाएगी टी सेल्स की एक्टिविटी एंड अल्टर देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, सो दिस कैन लीड वीक इम्यून रिस्पॉन्स, वीक हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेकिंग द बॉडी मोर सस्टेबल, इन्फेक्शन एंड अदर हेल्थ इशूज निकलना शुरू हो जाएंगे। सो स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल, अब स्ट्रेस हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल है, जो प्ले करता है रोल ऑफ द पूरी प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है। सो अब हमें मैनेज करना है स्ट्रेस को। सो कई सारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज करें, अदर स्ट्रेटजीज लगाएं कि जिससे कि टी सेल्स हम क्या हेल्दी रह सकें और टी सेल की फंक्शनिंग भी हेल्दी रह सके और इम्यून सिस्टम हमारा हेल्दी रह सके। सो ये सारी चीज़ें हमारी किस में चलती हैं, स्ट्रेस में चलती हैं। सो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को फिर से देखें। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस था कि इंक्रीज लेवल ऑफ ये है इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। सो ये क्या है, स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स है। सो ये ऑब्वियस है, जब हम स्ट्रेस में होंगे तो ये तो इंक्रीज होने वाला है। सो इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय द टी सेल, जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो टी सेल की फंक्शनिंग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पे आपने देखा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि क्रोनिक स्ट्रेस में है तो सप्रेस हो जाती है एक्टिविटी ऑफ टी सेल। ओके, टी सेल्स की जो एक्टिविटी है सप्रेस होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ देखिए, जब हम रेजिलेंस में रहते हैं, एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहते, तब क्या होती है, टी सेल की एक्टिविटी सही चलती है जैसी कि नॉर्मल चलने चाहिए। ओके, और जब हम डिप्रेशन या स्ट्रेसफुल में होती है तो टी सेल्स की एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, मीन्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। सो ये है हमारा क्वेश्चन जो है वो है सीक्वेंस अरेंज सेक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब जो स्पाइनल कॉलम है उसको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमें अरेंज करना है। सो इसका क्या है, सबसे पहले हम देखें सो ये आ जाता है हमारा सर्विकल वर्टिब्रेट्स। ओके, सर्विकल वर्टिब्रेट्स आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखें, अगर हम ऑप्शन से बनाए, ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सर्विकल कॉर्डन कहाँ है, सबसे पहले यहाँ है सी में। अगर आपने एक भी अरेंज कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल इन्होंने क्वेश्चंस बनाया है कि अगर आपने एक भी इनमें से अगर एक भी आपने अरेंज कर लिया तो यहीं से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, दूसरा। सो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा क्या, सर्विकल वर्टिब्रेट्स। ओके, देन इसके बाद आते हैं थॉर्किक, फिर क्या आ जाता है, लंबर, डी, और फिर एंड में आता है कैसीरल। ओके, सो इसका सही आंसर दूसरा है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए आप, ये है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ये है। ओके, इसका सीक्वेंस ये है। सो सर्विकल, देखिए यहाँ पे सर्विकल फर्स्ट नंबर पे सर्विकल है, देन आएगा थॉर्किक, फिर आएगा लंबर, देन फिर आएगा सर्क्यूएम, देन कॉसिक्यू। ओके, कॉसिक्यू ये आ जाएगा, ये 5 नंबर पे। ये हमारे ऑप्शंस में नहीं था, बट इसको आपको याद रखना है इसी फॉर्म में। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में अगर इससे क्वेश्चंस बन गया है तो इसके डीप में भी क्वेश्चंस जा सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि सर्विकल में क्या होते हैं, कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, 7। ओके, इनके नंबर भी याद रखना। हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस में या आगे एनटीए वाली एक क्वेश्चंस बना दें कि इनके कितने होते हैं। सो मैच द कॉलम दे दें। ओके, कि सर्विकल का कितना है तो 7, ऐसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। देन थॉर्किक में कितने हो जाते हैं, 12। ओके, देन लंबर में 5 हैं एंड सर्क्यूएम में भी 5 है, इसमें लंबर और इसमें 5 है। देन कॉसिक्यू में 4 है। सो आपको ये भी याद रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। देन इसके बाद हम देखा 18वां क्वेश्चन पे हम पहुँच गए हैं। सो यहाँ देखें ये क्या है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग अ हेल्थ रिस्क बिहेवियर। ये हमारी हेल्थ साइकोलॉजी से है।
हेल्थ साइकोलॉजी से है। ओके, सो इसमें क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट मेंटेनिंग हेल्थ रिस्क बिहेवियर। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं हेल्थ रिस्क बिहेवियर को, इस पे आपको ये ऑप्शंस दिए हैं जिसको आपको देखना है कि कौन सा वो चीज़ है, कौन सी वो बिहेवियर है जो मेंटेन करते हैं हेल्थ रिस्क बिहेवियर। ओके, सो इसमें क्या है, लेक ऑफ नॉलेज एंड हेल्थ रिस्क बिहेवियर हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड अवॉइड ऑफ द पेन। कि लेक ऑफ नॉलेज, अगर हमें नॉलेज लेक है मतलब कमी है हेल्थ रिस्क बिहेवियर की, हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो हेल्पिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइड अवॉइड ऑफ द पेन, सो वो अवॉइड करेंगे अननेसेसरी पेन को। देन दूसरा क्या बोलता है कि द इंसेंटिव इमेजन ऑफ हेल्थ रिस्क बिहेवियर द एबिलिटी ऑफ लेजर टाइम। क्या है कि जैसे इसमें देखे हम नीचे स्वस्थ जोखिम व्यवहार के अंतर रहित प्रोत्साहन एवं खाली समय की उपलब्धता, कि खाली समय है तो उसको हम उपलब्धता में ले आए। देन तीसरा है अवॉइड ऑफ पेन एंड नीड ऑफ स्पेंड मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपना कॉमन सेंस भी लगाएं तो यहाँ पे मनी का तो कोई कॉन्सेप्ट आना ही नहीं। ओके, कि पीड़ा में परिहार को मुद्रा पैसा खर्च करने की आवश्यकता, कि मतलब कि पैसा खर्च करेंगे तो हमारा पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं जो इतने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं बट उनकी डेथ हो जाती है, तो ये तो नहीं, तो मनी से तो ये बिल्कुल रिलेटेड है नहीं। तो ये तीसरा वाला तो हम काट ही दें, इसको कट कर दें, तो ये अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। और ये फोर्थ दिखे अवॉइड ऑफ पेन एंड हाई सेल्फ एफिशिएंसी, अगर हमें पेन को अवॉइड करना है तो सेल्फ एफिशिएंसी हमारी हाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं है। ओके, कि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए या सेल्फ एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है तो हम अपनी पेन जो हमें हो रहा है फिजियोलॉजी वो उसको हम अवॉइड कर जाएंगे, तो ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। हम इतना अगर पेन होता है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ओके, अब बस तो ये दो ऑप्शंस, अब इस दो ऑप्शंस को हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि द इंसेंटिव इमेजिन हेल्थ रिस्क बिहेवियर। अब हेल्थ रिस्क बिहेवियर को हम बार बार इमेजिन करते रहेंगे और अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वही चीज़ इमेजिन करते जाएं और उसका हम क्या करें, खाली समय को हम सोच रहे हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं है। ओके, सो ये भी कट। सो आंसर होता है फर्स्ट कि लेक ऑफ नॉलेज हेल्थ रिस्क बिहेवियर, जितना हेल्थ रिस्क बिहेवियर की कम नॉलेज होगी वो उतना ही हेल्प करेगा कि हम अवॉइड कर पाएँ पेन को। अब ये हेल्थ रिस्क बिहेवियर होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ से देखिए आप कि आइडेंटिफाई हेल्थ रिस्क बिहेवियर। अब हेल्थ रिस्क बिहेवियर है क्या, सो हेल्थ रिस्क बिहेवियर एक्शन दैट कैन पोटेंशियली थ्रेट योर हेल्थ ऑफ द अदर्स। ओके, मतलब कि जो हमारे हेल्थ एक्शन दैट कैन पोटेंशियली थ्रेटन, जो हमें थ्रेटन फील करा रही है, कोई ऐसे एक्शंस जो कि हमें थ्रेट दे रहे हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब करने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेल्थ रिस्क बिहेवियर। सो सिक्स बिहेवियर दैट काउंट फॉर मोस्ट ऑफ द डेथ डिसेबिलिटी अमंग यंग पीपल, जैसे कि ये है देखो 6 हेल्थ रिस्क बिहेवियर, जैसे कि सैनिटरी लाइफ स्टाइल है, एल्कोहल, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा हम एल्कोहल ले रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, बिहेवियर दैट कॉज इंजरी, हम वो बिहेवियर कर रहे हैं जिससे हमें इंजरी हो जाए, जैसे कि स्टंट वगैरह करने लगते, तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, पुअर ईटिंग हैबिट है हमारी, तो ये क्या हो जाते हैं, ये है हेल्थ रिस्क बिहेवियर। अब हेल्थ रिस्क बिहेवियर ये है। अब यहाँ से आप देखिए जब हेल्थ रिस्क बिहेवियर इनको बोलते हैं तो लेक ऑफ नॉलेज, जितनी कम नॉलेज होगी हेल्थ रिस्क बिहेवियर में, मीन्स क्या है कि हमें अल्कोहल की जितनी कम नॉलेज होगी, ओके, अल्कोहल की हमें कम नॉलेज होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी हम करते जा रहे हैं इनकी कम नॉलेज होगी, बिहेवियर दैट इंजरी, कि ऐसे बिहेवियर जिससे हमें इंजरी हो, इनकी कम हमें नॉलेज होगी। तो जब नॉलेज हम कम होती है तब हम चीज़ों को और सर्च करते हैं कि इसकी पर्टिकुलर हम नॉलेज लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ और आगे आप देखें यहाँ ये हो गया हेल्थ रिस्क बिहेवियर। सो हेल्थ रिस्क बिहेवियर इन्वॉल्व, अब हेल्थ रिस्क बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं डिसीजन दैट बैलेंस पोटेंशियल बेनिफिट विथ पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम। तो इसमें क्या है, हम बेनिफिट
और हम पोटेंशियल आउटकम, जो नेगेटिव आउटकम आने वाले हैं और जो बेनिफिट है, उनका हम एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ रिस्क बिहेवियर। सो सच बिहेवियर दैट हेल्प इंडिविजुअल अवॉइड अननेसेसरी पेन। अब जी ये सारे जो बिहेवियर हैं, कि कौन से बिहेवियर, हेल्थ रिस्क बिहेवियर, ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को कि वो अवॉइड करे अननेसेसरी पेन, कि वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करे, सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा ना करे, है अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारे जो कि ख़राब हो चुकी है। तो जब वो बैलेंस में लेके आएगी तो अब ऑलरेडी जो अनअवॉइडेबल अननेसेसरी पेन है वो भी अवॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स कि वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और हम एक सेफ्टी की तरफ चले जाएंगे। बाय मेकिंग इन्फॉर्म चॉइस दैट प्रोटलाइज वेल बीइंग सेफ्टी वाइल स्टिल एक्सप्लोरिंग न्यू एक्सपीरियंस। जब भी हम न्यू एक्सपीरियंस क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि स्टंट कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, तब उससे पहले न्यू एक्सपीरियंस से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी क्या तो बेनिफिट है और क्या नेगेटिव हार्म है हमारे लिए। तो जो कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेशन से हम अवॉइड कर जाते हैं अननेसेसरी पेन को। ओके, यहाँ पे देखिए, इन कॉन्टेस्ट विथ लिमिटेड नॉलेज, जो कि हमारे क्वेश्चंस में था, और लेक ऑफ नॉलेज। अगर हमें लेक ऑफ नॉलेज है या लिमिटेड नॉलेज है किसी हेल्थ रिस्क बिहेवियर के बारे में, जैसे कि वही है कि तंबाकू ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सो क्या हो जाता है, प्रैक्टिसिंग हेल्दी रिस्क बिहेवियर वुड इन्वॉल्व बीइंग कॉशियस, सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंसीडरिंग पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग रिस्क। सो हम कोई भी रिस्क लेने से पहले अगर हमें उस नॉलेज की कमी है तो हम ऑब्वियस सीख करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखेंगे उस रिस्क लेने से पहले। सो ये अप्रोच क्या बोलती है, मिनिमाइज दिस अप्रोच एम टू मिनिमाइज हार्मफुल आउटकम एंड इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाता है सही आपका। ओके, कि जो लेक ऑफ नॉलेज है ऑफ द हेल्थ रिस्क बिहेवियर मीन्स कि वो हम अल्कोहल ले रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, अनयूजुअल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी हमें लेक ऑफ नॉलेज होगी ऑब्वियस क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसकी नॉलेज हम गेन करेंगे और हम बेनिफिट देखेंगे कितना बेनिफिट है और कितना हमें हार्म हो सकता है। तो अगर हम देख लेंगे कि इतना बेनिफिट है इतना हार्म है, तो इंडिविजुअल अवॉइड करेगा उस पेन को कि नहीं यार यहाँ तो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं पॉजिटिव की बजाय, तो उस चीज़ को हम अवॉइड करने लगते हैं। आई होप यहाँ तक अब टोटली आपके लिए समझ आ गया होगा कि हेल्थ रिस्क बिहेवियर क्या है और इसका सही आंसर फर्स्ट वाला है। ओके, अब और भी कोई दिन प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। देन इसके बाद हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट आर रेडली काइंडली एंड फ्यूल वाई। अब कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से फ्यूल्ड होता है, किस तरह से निकल के आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सो इसका सही आंसर हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे हम थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से अगर देखें, सो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या हो जाता है, कंपटीशन होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब हमें कंपटीशन हम किसी से करते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। देन इसके बाद आएगा कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब हम मिस परसेप्शंस करेंगे। देन सोशल डायलामा होगा। ओके, सोशल डायलामा होगा और सोशल डायलामा और मिस परसेप्शंस होगा। सो ये तीन ऑप्शंस हैं जो सही हो जाते हैं, ए डी ई। ओके, कि कॉन्फ्लिक्ट फ्यूल्ड होता है किन से, कॉम्पिटिशन से, मिसपरसेप्शन से और सोशल डायलामा से। और यहाँ पे ये दिया है कंसीलिएशन मीन्स यहाँ से सुलह या निपटारा। जब सुलह या निपटारा हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ही कैसे होगा। देन यहाँ पे तीसरा दिया है कोऑपरेशन कि सहयोग। यहाँ पे देखें अगर हम सहयोग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा। तो अगर हम इन पॉजिटिव चीज़ को भी निकाल दें, इन दो चीज़ों को अगर हम बाहर निकाल दें तो बचती हैं ये थ्री ऑप्शंस, और ये थ्री ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे सही। तो इस अप्रोच से आपको चलना होता है कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना होता है। या तो आप पॉजिटिव को अलग कर दो या आप नेगेटिव को, पॉजिटिव को अलग कर दो या नेगेटिव को अलग कर दो, उस बेस पे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस के हिसाब से भी बनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से भी बनानी होती हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखें। सो सर्टेनली इन रिलायंस सोशल साइकोलॉजी, इसकी ये वाला क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से लिया गया है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय दिस फैक्टर। कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस कैसे होता है, पहला है
हमारा कंपटीशन से, दूसरा है मिसपरसेप्शन से और तीसरा है सोशल डायलमा। ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन। व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप compete फॉर रिसोर्स, पावर एंड रिकॉग्नाइजेशन। इंडिविजुअल जो है या एक ग्रुप है, जब वो compete करता है एक दूसरे से, कम रिसोर्स है, उसको पावर चाहिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो क्या हो जाता है? कंपटीशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओके, जैसे कि हम ही लोग अपने डेली लाइफ से देखें तो जो फ्रेंड्स में कंपटीशन है कि हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जो कंपटीशन चलता है उससे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट या गलतफहमियां हम दोस्तों के बीच आ जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। मिसपरसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन द इंटेंशंस बिहेवियर मोटिव्स ऑफ अदर। जब हम अदर के इंटेंशन बिहेवियर मोटिव्स को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, सो ये लीड कर जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हॉस्टिलिटी और अराइज होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कि हम कोई चीज़ को मिस परसेप्शंस कर रहे हैं, उसके इंटेंशन कुछ और हैं और कुछ और ही हम परसीव कर रहे हैं, उसके बिहेवियर कुछ और हैं और कुछ और ही हम परसीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज करती हैं। देन इसके बाद आता है सोशल डायलामा। सोशल डायलामा क्या है? कि दीज ऑकर व्हेन इंडिविजुअल इज प्योरलाइज देयर ओन इंटरेस्ट ओवर अ कलेक्टिव वेल बीइंग। कि एक इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है? अपने इंटरेस्ट के लिए कलेक्ट कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। व्हेन एवरीवन, और मतलब एक ऐसे एक्ट कर रहा है जिससे कि सिर्फ उसको ही फायदा है। देन व्हेन एवरीवन एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट, अगर हर एक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ करने लग जाए, तो इट कैन वी लीड नेगेटिव आउटकम फॉर ऑल कंट्रीब्यूट टू कॉन्फ्लिक्ट। सो ये क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक इंडिविजुअल है उसको, वो अपने इंटरेस्ट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर रहा है कि रिसोर्सेस यूज़ कर रहा है हमारे, जैसे कि ये अर्थ है हमारा, इस पे रिसोर्स को वो यूज़ करता जा रहा है। ओके, कि पानी को ओवर यूज़ कर रहा है या फिर एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, पटाखे जला रहा है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, पटाखे जला रहा है, तो एक इंडिविजुअल कर रहा है अपने खुद के वेलबींग के लिए, मीन्स कि अपनी खुशी के लिए वो कर रहा है, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर बहुत सारे लोग यही पटाखे जलाते रहे तो हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि एक इंडिविजुअल कर रहा है तो वो सही है, अगर बहुत सारे लोग वही सेम चीज़ करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट राइज होने लगता है। जैसे कि एक घर का बंदा है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ओके, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, एक घर का बंदा है, तो वो अगर अपने पेरेंट्स से लड़ाई भी कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो ठीक है, बट अगर एक घर के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो वो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? सोशल डायलामा इसको बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं। सो यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाता है। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं 20 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? ये क्या है? हमारी लर्निंग की थ्योरी से लिया गया है। ओके, सो यहाँ हम देखें, सबसे पहले अपना कॉमन सेंस चलाते हैं। ओके, और ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को बनाते हैं। सो यहाँ पे हम देखें, अगर फोर्थ ऑप्शन से चलें, कि अगर हम सबसे पहले हमारा अटेंशन जाता है फोर्थ पे, कि सडन अपियरनेस इन फॉरगेटिंग रिस्पॉन्स, कि सडन अपियर हो रहा है फॉरगेटिंग रिस्पॉन्स, तो ऐसा तो नहीं होता स्टिमुलस जनरलाइजेशन में, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस है किसकी है? डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी की, कि जब डॉग सलाइवेट नहीं करता और फिर बाद में उसको वो फूड पाउडर दिया जाता है तो सडन उसकी वो रिएक्शन निकल के आ जाते हैं। सो ये वाला ऑप्शन हो जाता है कट। सो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाता है कट, ये वाला कट हो गया, देन ये वाला कट हो गया। अब यहाँ बचते हैं आपके दो ऑप्शंस। ओके, सो अब यहाँ दो ऑप्शंस अगर हम फिर यहाँ देखें कि द प्यूपिल, सो ये अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए वाला क्वेश्चंस तो आना ही आना है। ए मीन्स ये तो आना है क्योंकि ये तो दोनों में ही दिया गया है। ए जो वाला ए
ये आना है। सो द प्यूपल इमोशन रिएक्शन टू वन स्टूमली जनरलाइज टू सिमिलर स्टूमली, कि जो प्यूपल हैं वो इमोशनल रिएक्शन देते हैं एक स्टूमलस पे और उसी जैसा अदर सिमिलर स्टूमली होता है तो वो सेम इज वैसे ही रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि पेवलोव की डॉग में कि वो फूड पाउडर पर रिस्पॉन्स देता था, अगर उसका फूड को चेंज करके दूसरा रख दिया तब भी उसने वही रिस्पॉन्स दिया। ओके, सो ये हो जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सो फर्स्ट तो सही है। फिर आ जाता है बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे क्या है, विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू रीइंफोर्समेंट डॉग कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ साउंड। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्रेंशिएट तो डॉग करता ही नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएट कर लेता तो ये डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन हो जाती है, ये डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन। सो ये हो जाता है गलत और अपने आप तीसरा हो जाता है सही। सो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए सी। ओके, ए सी कहाँ है, ए और सी, और ए सी आ रहा है हमारा दूसरे में, तो इसका दूसरा है सही आंसर। अब यहाँ सी क्या बोल रहा है कि नॉर्मली डिजायरेबल फूड सच एज केक एंड पेस्ट्री आर अनपीलिंग व्हेन सेव्ड रिजेंबल डॉग फीसेस। मतलब डॉग की फीसेस से अगर जैसे कि डॉग की फीसेस है या डॉग की पोटी है, वैसे ही केक है या कोई अदर फूड है तो उसको हम अनअपील करेंगे, उसको हम लेंगे नहीं, अवॉइड ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर चीज़ें हैं, इस वजह से हम उसे अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सिमिलर चीज़ें जहाँ होती हैं वो क्या हो जाता है, वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन सी यहाँ पे सॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता क्या है। So stimulus generalization occur when an organism responds previously conditioned by one stimulus, previously condition है एक stimulus से, can then evoke by another stimulus have similar characteristic। फिर उसका another अगर हमने वो लिया, क्या लिया, स्टिमुलस लिया उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो वो मिलता जुलता है, तो उससे क्या होगा, स्टिमुलस जनरलाइज हो जाएगा और वही सेम रिस्पॉन्स निकल के आएगा। जैसे कि पहले डॉग जो था उसको घंटी बजाई थी, टंग, ये घंटी बजाई, फिर उसका बजर बनाया ढंग, तो मतलब कि थोड़ा सा सिमिलर चीज़ें हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि डॉग उस बजर पे वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि टंग और ट्र, तो ये क्या है, सिमिलर सी है उसके लिए, डॉग के लिए लगी। तो ये हो गया स्टिमुलस जनरलाइजेशन कि सिमिलर चीज़ें हों तो स्टिमुलस चेक नहीं कर पाता और वो रिस्पॉन्स दे देता है। ओके, सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब ये थियरी डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल में करेंगे। स्टिमुलस जनरलाइजेशन ऑकर व्हेन रिस्पॉन्स दैट हैज़ बीन एसोसिएट वन स्टिमुलस, अब एसोसिएट हो जाती है वन स्टिमुलस ऑकर फॉर एनोदर स्टिमुलस सिमिलर इज द सेम वे, जो कि सिमिलर होते हैं, सेम वे में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन कैन हैव नेगेटिव और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस विद अ डॉग एंड दे जनरलाइज दैट फियर टू अदर डॉग। जैसे कि किसी को डॉग से डर लगता है, दूसरा अदर डॉग भी देखा, चाहे वो शांत हो, बहुत ही प्यारा सा पपी हो, बट तब भी हम जनरलाइज कर जाएंगे, उससे भी डरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता क्या है। और ये आंसर्स, इसका जो आंसर्स था वो सही है। ओके, ये वाला सही है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी बनाया और विथ डिटेल में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये आपके आंसर हैं जो आज के पेपर में हमने डिस्कस किए हुए हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल अब हमने क्रिएट कर चुके हैं, तो वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी कि क्लासेस कब आ रही हैं, कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, आप किन टॉपिक को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल से रिलेटेड, वो इस चैनल पे मिल जाएगा। सो आप ये चैनल को ज्वाइन कीजिए, गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्ज़ाम सर्च कीजिए जाके और ज्वाइन कीजिए। ओके, सो थैंक यू। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।